गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड मेथड। देखिए, जो आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है उसके बाद आपका अमेंडमेंट के थ्रू कुछ 3 मेथड्स को ऐड किया गया था जो वैल्यू एडेड मेथड्स है। उसमें से 2 की वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दी है, एक वीडियो जो है अभी रिलीज हो रही है। तो इसको आप लोग कवर कर रहे हैं, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, जब एक कंपनी शेयर इशू करती है, मान लेते हैं मेरी कंपनी है द कॉमर्स सेक्शन, इसने शेयर्स इशू किया, मान लेते हैं इक्विटी शेयर्स इशू किए। ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स इशू किए तो कंपनी के पास पैसा आया होगा, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे। अब इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में जो इक्विटी शेयर्स जो शेयर्स होल्ड करते हैं ना, वो कंपनी के असली मालिक होते हैं। तो असली मालिक इन लोगों का कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। इस एक्सपेक्टेशन को रिटर्न्स के फॉर्म में देखते हैं, मतलब कि जो शेयर्स पे रिटर्न्स आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। और इसी रिटर्न को बोला जाता है, इसी जो एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर्स की, इसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक होता है। तो कंपनी को जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा अर्निंग करनी पड़ती है। तो शेयर होल्डर्स वैल्यूएशन मेथड बेसिकली इक्विटी शेयर्स को टारगेट करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखिए, shareholders value added is the benefit that the company equity owners receive as a result of company's ability to boost sales, profitability, free cash flow, which result in the higher dividend and capital gains for the shareholders। देखिए, इक्विटी ओनर्स मतलब कि जो ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के असली ओनर्स होते हैं, वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स ही होते हैं, जो वो होते हैं इनके ओनर्स कंपनी के। और मैनेजमेंट की एबिलिटी टू बूस्ट सेल्स, कंपनी हमेशा चाहती है कि बूस्ट सेल्स हो। जब उनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनकी कोशिश यही रहती है कि कॉस्ट को कम किया जाए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा उनका हो सके। फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो मतलब कि जो स्ट्रिक्टली कैश में, एक्रूवल बेसिस पे नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में आपका फ्री कैश फ्लो पे काम होता है। ठीक है, एक्रूवल बेसिस पे काम नहीं होता। विच रिजल्ट इन हायर डिविडेंड, जितना ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दोगे, तो जो कुछ भी अर्निंग होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास आती है। एंड कैपिटल गेंस, जो भी शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी के ले रखे हैं वो ओवर द टाइम कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। ठीक है। पैरा नंबर 2 की बात करें, द एबिलिटी ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट टू मेक साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड प्रोड्यूस हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट कंपनी शेयर होल्डर्स वैल्यू। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट है उनके डिसीजन से, और जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है शेयर होल्डर्स ने, उस पर जो हेल्दी रिटर्न है, उसके वजह से शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो इंक्रीज होती है। द शेयर प्राइजेस राइज व्हेन द बिजनेस इज एबल टू डिस्ट्रीब्यूट मोर मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड्स। ठीक है। कैश डिविडेंड मतलब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जितनी भी अर्निंग बचती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, उससे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दोगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाती है उन लोगों की। ठीक है। एंड द शेयर होल्डर्स इफ द वैल्यू इज क्रिएटेड स्पेशली ओवर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कि कैपिटल एप्रिसिएशन की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे जब कंपनी अपनी प्रॉफिट अर्न करती है ना, प्रॉफिट का मान लेते हैं 100 रुपीज़ उन्होंने अर्न किया, कंपनी ने 100 रुपीज़ अर्न करने के बाद मान लेते हैं इन्होंने 70 रुपीज़ एज अ डिविडेंड फॉर्म कर देते हैं, इसमें से 30 रुपीज़ रिटेन कर लेते हैं, इसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग। इसकी भी अपनी कॉस्ट होती है, लेकिन जो 70 होता है ना, ये एज अ डिविडेंड बांट दिया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम जब रिटर्न मिलता है तो कंपनी से जनरली जो होता है उनका कंपनी की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है इन्वेस्टमेंट को लेकर। अ मेजर ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर द फंडिंग कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट ओवर कॉस्ट or the cost of capital is the shareholders value added. The fundamental computation is made by NOPAT माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ये कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मैंने इससे पहले वाले मेथड में आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड में मैंने आपको बता दिया था कि NOPAT कैसे निकालते हैं। वो वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी, इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है अपना शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। इसके बाद बात करते हैं, व्हेन अ कंपनीज प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन इट्स एक्सपेंसेस शेयर होल्डर्स वैल्यूज क्रिएटेड। मतलब ये कि प्रॉफिट 100 है, एक्सपेंसेस हो गए 70, तो ये हो जाएगा 30 रुपीज़ की वैल्यू ऐड की हुई है। अगर इन्होंने एक्सपेंसेस को और कम कर दिया, मान लेते 50, तो जो वैल्यू ऐड हो जाती है वो हो जाती है 50। ठीक है। बट देयर इज मोर देन वन वे टू कंप्यूट दिस। नेट प्रॉफिट इज द रफ मेजर ऑफ द शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड, बट इट डज नॉट अकाउंट the take into account the cost of capital. Shareholders value added method shows income that a company has earned in excess of the cost of capital.
इसका जो फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको दोनों ही वैल्यूज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नो पैट जो है वो एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहता है तो नो पैट कैसे निकालना है आप वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है दो बार उस चीज़ को कवर करने का। ठीक है, ये चीज़ कवर हो गया। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ ये मेथड खत्म होता है। इसका थ्योरी क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के एग्जामिनेशन में, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें, द एडवांटेजेस ऑफ शेयर वैल्यू एनालिसिस कैन बी डिस्कस्ड जस्ट फॉलोज। इट प्रोवाइड्स ओवरऑल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ओवर द स्ट्रेटेजिक चेंजेस। सेकंड हो जाएगा, इट प्रोवाइड्स अम्ब्रेला स्ट्रेटजी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द accounting principle used and thus global applicability can be used across the industry sectors. Point number 3 हो जाएगा, it forces the company to concentrate on the future and its customers, especially the value of the potential future cash flows. कंपनी हमेशा ही प्रॉफिट में रहना चाहती है, तो वो जो कुछ भी अपना, एक बात समझ लेना, जब भी कंपनी कोई काम करती है ना वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को फोकस करके करती है कि शेयर होल्डर्स का उनका जो बेनिफिट है उनका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए शेयर होल्डर्स के लिए वो वेल्थ जनरेट करते हैं, प्रॉफिट नहीं, वो वेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एसबीए इज करंटली एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। क्योंकि एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो आपका सेम नहीं रहता, वो कई कई चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल पे डिपेंड कर सकता है, आपका इकोनॉमिक, जिस जगह पे आपकी कंपनी है उस पर इकोनॉमिक पे डिपेंड कर सकता है, आपका पॉलिटिकल चेंजेस पे डिपेंड कर सकता है, आपका कई चीज़ेस होते हैं ना, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में, देयरफॉर बी बेस्ड ऑन द नंबर दैट आर इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग। जो भी डेटा आपके पास है जिसके बेसिस पे आप अपने कंपनी के लिए डिसीजंस ले रहे हो वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं या इनएक्यूरेट भी हो सकता है, तो आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपके जो कैलकुलेशंस हो सकते हैं वो गलत हो सकते हैं। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वैल्यू एनालिसिस कैन बी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। पॉइंट नंबर 3, मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इज नीडेड फॉर शेयर होल्डर्स वैल्यू मैनेजमेंट देन द ट्रेडिशनल मेजर्स। क्योंकि अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, शेयर होल्डर्स अब जनरली क्या कहते हैं, डिविडेंड वगैरह जो है उनका, उससे ज़्यादा वो लोग सोचते हैं, उनका मेन फोकस रहता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन वो एक्सपोनेंशियल चाहते हैं। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एस वी ए बी कंज्यूम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। बेसिकली यही वाला जो पॉइंट है इसको दो बार से रिपीट कर दिया। तो ये थर्ड मेथड भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी को आप दोबारा से रीड कर लेना। नोट्स मैं अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो इसको थ्योरी को आप रीड कर लेना वीडियो देखते हुए, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आए, बहुत ही ईजी है, तो समझाने में भी मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे इसलिए मैंने वीडियो बना दी। अगली वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली है रिडेम्पशन और डिवेंचर्स में, और इसके बाद एचआरएम ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। वो एक्चुअली में तैयार उनको क्या कहते हैं रिकॉर्ड करना है, प्लस कंपनी लॉ के पीछे काम चल रहा है। कंपनी लॉ के लिए मैं आप लोगों को ऐसी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो आपकी एग्जामिनेशन उतना करके जो एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 75% मार्क्स आएंगे, वो वाली सीरीज़ में तैयार कर रहा हूँ। उसको सिर्फ रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा। तो चलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ रिडेम्पशन और डिवेंचर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।